16 अप्रैल 1853 देश में पहली बार इसी तारीख पर रेलगाड़ी दौड़ी थी। मुंबई के बोरीबंदर से 34 किलोमीटर दूर ठाणे तक 400 मुसाफिरों ने देश में पहली बार रेलगाड़ी से यादगार सफर पूरा किया था। इसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने जहां फायदा देखा वहां रेल नेटवर्क का जाल बिछाया। अंग्रेजों ने कश्मीर में भी रेल नेटवर्क बनाने का सर्वे किया था, लेकिन अंग्रेज हुकूमत की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। आजादी के बाद 78 साल लग गए, तब जाकर कश्मीर रेल नेटवर्क से जुड़ पाया। क्या वजह थी, क्या दिक्कत थी, क्यों कश्मीर में रेलगाड़ी का सफर कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री की आंखें भर आईं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में छलके वो आंसू कश्मीर की कई पीढ़ियों की तकलीफ बयां कर रहे थे। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। कवियों ने चिनाब को प्रेम की नदी कहा है। पंजाबी गीतों, कविताओं, चित्रों और चरित्रों में चिनाब बार बार दिखती है। प्रसिद्ध पंजाबी कवि मोहन सिंह ने बंटवारे की त्रासदी को बयां करते हुए लिखा था, गंगा बनावे देवते ते यमुना देवियां, आशिक मगर बना सके पानी चिनाब दा। मायने है कि गंगा देवताओं को बनाती है, यमुना देवियों को, लेकिन इंसान को प्रेमी बनाता है चिनाब का पानी। चिनाब के पानी से राष्ट्र प्रेम की नई जलधारा का संगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया। 6 जून 2025 चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। प्रेम की नदी पर बने पुल से राष्ट्र प्रेम का नया अध्याय शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज भी कुछ खास था, क्योंकि यह दिन देखने के लिए लंबा इंतजार किया गया। इंतजार की उम्र जितनी लंबी थी, उसके खत्म होने की खुशी उतनी ही यादगार बनी। ये पल 1 सदी के इंतजार के बाद नसीब हुआ। कश्मीर के डोगरा महाराजा ने जिस रेल लाइन की कल्पना की थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरातल पर खींचकर दिखाया। कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में कश्मीर में रेलगाड़ी दौड़ाने का आइडिया आया था। महाराजा प्रताप सिंह को कश्मीर में ऐतिहासिक कामों के लिए जाना जाता है। उन्होंने झेलम घाटी रोड और बनिहाल काट रोड बनवाई। जम्मू कश्मीर में सिंचाई के लिए रणबीर नहर हो या रेशम के कारखाने लगाना उनके शासन की देन है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने वाले महाराजा प्रताप सिंह कहे जाते हैं। इन्हीं महाराजा से साल 1889 में अंग्रेज सरकार खफा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्थायी रूप से पद से हटा दिया गया था। मगर कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी का उनका आइडिया अंग्रेजों ने कैश करना चाहा। कश्मीर तक रेल संपर्क का पहला प्रस्ताव 1892 में दिया गया। जून 1898 में ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म एसआर स्कॉट स्ट्रैटन एंड कंपनी ने सर्वे किया। पहली रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के बीच एक नैरो गेज लाइन पर भाप इंजन रेलगाड़ी की सिफारिश की गई थी। रेल लाइन को जिस इलाके से ले जाना था वो ऊंचाई वाला था, इसलिए प्रस्ताव नामंजूर हो गया। साल 1902 में डब्ल्यू.जे. वेटमैन ने एक नए प्रस्ताव में एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, उसे कश्मीर से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का सुझाव दिया। इसके बाद तीसरा प्रस्ताव वाइल्ड ब्लड ने दिया, जिसमें जम्मू के रियासी से चिनाब नदी के किनारे रेल लाइन बिछाने की सिफारिश की गई थी। ये सिफारिश मंजूर भी हुई। लेकिन साल 1925 में महाराजा प्रताप सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद कश्मीर का रेल प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। 6 दशक के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में जम्मू उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन की आधारशिला रखी। मगर 13 साल में 300 करोड़ की लागत से केवल 11 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण हो पाया, जिसमें 19 सुरंगें और 11 पुल बनाए गए थे। अस्थिर सरकारों के दौर में कश्मीर का रेल प्रोजेक्ट डीरेल होता रहा।
साल 1997 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का शिलान्यास एक नए संकल्प के साथ किया। उन्होंने इसे राष्ट्र की एकता का प्रोजेक्ट बताया। साल 2003 में 272 किलोमीटर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में कुल 36 सुरंगें और छोटे बड़े 943 पुल बनाए जाने थे। प्रोजेक्ट के ज्यादातर हिस्से में बहुत मुश्किलें नहीं थीं, लेकिन 3 काम ऐसे थे जिनको लेकर संकट ही संकट थे। कश्मीर में रेल लाइन पहुंचाने के लिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कटरा से बनिहाल के बीच T50 बनाई जानी थी। दूसरा, चिनाब नदी पर 2 घाटियों के बीच पुल बनाना था। तीसरा चैलेंज अंजी खंड पुल का निर्माण था। वहाँ पे बहुत बड़ी गहरी वैलीज भी थीं और बड़े बड़े पहाड़ थे, और हिमालय जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही एक सेंसिटिव टाइप का पहाड़ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, उसमें लैंडफॉल वगैरह होते रहते हैं, स्लाइड्स होते रहते हैं। तो इस लाइन को जोड़ने में जो चैलेंज था, 2 बड़े चैलेंज थे। वन वाज चिनाब रिवर के ऊपर चिनाब ब्रिज बनाना, और एक अंजी खड्ड है उसके पहले, कटरा से जैसे ही निकलते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्ड है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाना। हम लोगों ने बाहर के कंसल्टेंट अपॉइंट किए, उनसे सीखा, हमारे इंजीनियर्स ने सीखा, हमारी जो एजेंसीज़ हैं लाइक एफकॉन्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, उन लोगों ने भी अपने लोगों को लगाया। गहरी घाटियों, बर्फीली चोटियों, उफनती नदियों और भूकंप की चुनौतियों से ज्यादा मुश्किल मिशन में दृढ़ इच्छा शक्ति की भी थी, जिससे वक्त गुजरता रहा और प्रोजेक्ट अटका रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो सारी मुश्किलों का समाधान खोज निकाला। 2014 से 2024 के बीच पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा। चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के नायाब अजूबे जब बनकर तैयार हुए तो दुनिया देखती रह गई। चिनाब रेल ब्रिज नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। रेल पुल की लंबाई 1315 मीटर है। पुल को बनाने में 1486 करोड़ का खर्च आया। पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं का तूफानी प्रहार झेल सकता है। चिनाब पुल में रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप को सहने की क्षमता है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं, और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। वहीं अंजी खड्ड पुल भी अपने आप में खास है। अंजी खड्ड रेलवे का पहला पूरी तरह केबल पर टिका पुल है। नदी तल से अंजी खड्ड पुल की ऊंचाई 331 मीटर है। 96 केबल पर टंगा अंजी खड्ड पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा को भी झेल सकता है। ये पुल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेनों को सपोर्ट दे सकता है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत के शुभारंभ पर उन श्रमजीवियों का सम्मान किया जिनके अथक प्रयास ने कश्मीर में रेल का सपना सच कर दिखाया। सबसे ज्यादा समय से काम किया 2014 से। जो परिवार के लोग कोई हैं जो आकर के देख के गए आपने कि इतना बड़ा काम किया है, उनको लगा कि हमारे पापा है उसने यहाँ पे लोग बड़ा ड्रीम था सर, सक्सेसफुली हो गया सर। चाहिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भैया।
कश्मीर को एकता की डोर से बांधने वाली रेल पर जब पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सफर किया तो वो इमोशनल हो गए। उनका ये ख्वाब था कि वो रेल में कश्मीर आए, नहीं हो सका और उसके बाद मोदी जी ने इसको पूरा किया और मैं उनका मशकूर हूँ जिन इंजीनियर्स ने हमारे ये पुल बनाए हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचा पुल है, आज तक कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं है। उनका मशकूर हूँ जिन्होंने इसको बनाने में मेहनत की। देश में लाखों पुल हैं, सबकी अपनी कहानी है। अंग्रेजों के बनाए पुलों का इतिहास है। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज हो या फिर मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक, सबकी अपनी खासियत है। मगर चिनाब ब्रिज और असम के मशहूर गायक भूपेन हजारिका के नाम पर बना एक पुल सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। देश के सबसे लंबे पुल को ऐसा बनाया गया है कि उस पर टैंक तक दौड़ लगा सकते हैं। ये लोहित नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में है। वहां से अरुणाचल प्रदेश और फिर असम के सादिया में आकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। दोनों नदियों के संगम को सादिया द्वार कहते हैं। लोहित नदी से जुड़ी एक लोकप्रिय लोक कथा है जिसके मुताबिक भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद अपने पाप धोने के लिए लोहित नदी में स्नान किया था, जिसके बाद नदी के पानी का रंग लाल हो गया। इसलिए लोहित नदी को परशुराम कुंड भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर हर साल यहां स्नान के लिए श्रद्धालु जुटते हैं। ये जगह अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कही जाती है, जहां से चीन की सरहद सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। मगर ये दूरी नापने में पहले 7 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फासले को पाटकर 1 घंटे का कर दिया। पीएम मोदी ने लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन 2017 में किया। भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये पुल 182 खंभों पर टिका है। पुल को इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर से 60 टन के मेन बैटल टैंक भी गुजर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भूकंप के झटके भी आसानी से झेल सकता है। एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है। भूपेन हजारिका सेतु जैसा ही नायाब पुल मणिपुर का नोनी ब्रिज है। वायडक्ट टाइप यानी खंबे पर खड़ा दुनिया का यह सबसे ऊंचा रेल पुल है। ऐसे ही दुनिया को नए भारत का परिचय कराती है शहर शहर दौड़ती मेट्रो ट्रेन, चमकते दमकते रेलवे स्टेशन, आलिशान हाईवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से सभी रास्ते देश को खुशहाली की तरफ ले जा रहे हैं। देश में पहले जहां सड़कों के निर्माण की गति 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन थी, वो अब 34 किलोमीटर तक पहुंच गई। नेशनल हाईवे नेटवर्क की लंबाई 2014 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2024 तक लगभग 1,46,195 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। ये बढ़ोतरी करीब 60% से ज्यादा की है। पिछले 10 सालों में कोऑर्डिनेशन और स्पीड बढ़ी है। न सिर्फ रोड बनाने की प्रतिदिन की स्पीड बढ़ी है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल हब से कितने समय में अपने पोर्ट तक पहुंच पाते हैं और कितने कम पैसे में पहुंच पाते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट सुधार आए हैं। भारत में हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने के लिए डिजाइन किए गए ऐसे एक्सप्रेसवे जिन्हें लॉजिस्टिक्स के लिए वरदान कहा जाता है। 2022 से 2047 तक हम उस डिज़ाइन के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि भारत को एक अलग तौर से लॉजिस्टिक के क्षेत्र में देखा जा सके। और ये ग्लोबल पोजीशनिंग भारत की सिल्क रूट से और स्पाइस रूट से ड्राइव होती है, जिसमें जापान से आने वाला पूरा ट्रेड भारत के किसी एक लेफ्ट कोस्ट पे या ईस्ट कोस्ट पे उतरता है और वेस्ट कोस्ट से सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से या वाटरवेज के माध्यम से क्रॉस करके इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की तरफ पड़ता है।
पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं सड़क यात्रा को नया आयाम दे रही हैं। वहीं लेट लतीफी के लिए कुख्यात भारतीय रेल राइट टाइम हो चुकी है। अब वंदे भारत जैसी ट्रेन रेलवे की शान है। रेलवे ट्रैक पर फर्राटा भरती सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने सफर को सुखद बनाया है। रेल की पटरियां बिछाना हो या रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, 11 साल में ये काम युद्ध स्तर पर हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना से देश के 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाने का अभियान चलाया। सभी स्टेशनों पर अब यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल डिस्प्ले और वेटिंग लाउंज जैसी सुविधाएं हैं। रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कवच सिस्टम बनाया गया है। अब रेलवे फाटकों की जगह ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बन गए हैं। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म कर दी गई। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसलिए बनाया गया कि उसमें हम लोग सारी जो माल गाड़ियाँ हैं, स्पेशली ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया के और वेस्टर्न सेक्टर में, उनको हम मालगाड़ियों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो पैसेंजर ट्रेन के जो पंक्चुअलिटी है वो भी इम्प्रूव हो और उनकी स्पीड भी इम्प्रूव हो। रेल की तरह हवाई सफर को भी आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है। आसमानी उड़ान में विकास की गवाही ये आंकड़े हैं। 2014 से पहले देश में हवाई अड्डों की गिनती 74 थी। 2025 में देश में हवाई अड्डों की संख्या 158 पहुंच गई। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। रोड, रेल और एविएशन के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने जल मार्गों के विकास में भारी निवेश कर उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया है। देश में जहां 2014 से पहले केवल 3 जल मार्ग थे, उनकी संख्या अब 111 हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने जैसे गुजरात को लॉजिस्टिक्स हब बनाया, वैसे कई आइडिया अभी और भी हैं। गुणवत्ता किस कसौटी पर नापी जाए, इसे नरेंद्र मोदी की पारखी नजर से समझा जा सकता है। केशव वर्मा इस कहानी के अहम किरदार हैं। सड़कें जो बनने लगी तो उसकी जो सतह थी वो बहुत स्मूथ थी, तो मैंने उनको बताया, और हम क्या करते थे, एक ग्लास में पानी रखते थे भर के, और पानी गिरे नहीं, ऐसी वो होनी चाहिए। तेज़ चलाओ 100 किलोमीटर की स्पीड पे रात को 2 बजे, और पानी गिरे नहीं। और ये बगल में बैठ के थे, कैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वो लगा रखा है, क्वालिटी कंट्रोल। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सड़क निर्माण में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिट फॉर्मूला आजमाया था। उन्होंने अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट, जामनगर जैसे मार्गों को 4 लेन से 6 लेन में बदल दिया था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ई टोल सिस्टम और रोड सेफ्टी के अभियान भी चलाए थे। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का गठन कर उन्होंने 48 छोटे बंदरगाहों को पुनर्जीवित किया था। आपनो तालुको योजना से राज्य में डिजिटल मैपिंग और सड़कों का मास्टर प्लान बनाया गया था। नरेंद्र मोदी ने सुखद यात्रा को शहरी सुविधा की जगह हर नागरिक का अधिकार बनाया है। उन्होंने जैसे सड़कें, रेल और हवाई यात्रा की तस्वीर बदली, वैसा ही काम जल मार्गों के लिए भी हुआ है। से काशी लोग बोट से आते थे। महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गंगा यात्रा को कई कृतियों में जगह दी है। पंडित मदन मोहन मालवीय भी काशी से कोलकाता की गंगा यात्रा का जिक्र करते थे, लेकिन आजादी के बाद यह रास्ता भुला दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत नए सिरे से की। 13 जनवरी 2023, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। गंगा विलास क्रूज एक सफर पर निकल रहा था। यह दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत थी। गंगा की लहरों पर शुरू हुए शाही सफर का अंतिम पड़ाव असम का डिब्रूगढ़ था। इसे रिवर टूरिज्म रेवोल्यूशन कहा गया, क्योंकि जिस जहाज से यह यात्रा की जा रही थी वो बेहद खास था। 62 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े गंगा विलास क्रूज में कुल 18 स्वीट थे। क्रूज में स्पा, जिम, लाइब्रेरी, सन डेक और ऑब्जर्वेशन डेक के साथ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की सुविधा थी। लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए क्रूज में सिर्फ 36 मुसाफिर तय थे। वहीं मेहमानों की देखरेख के लिए 48 सदस्यों का स्टाफ था। गंगा विलास क्रूज पर 51 दिन की यात्रा का कुल खर्च 20 से 25 लाख रुपए तय किया गया।
ईटी ट्रैवल वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक गंगा विलास क्रूज के पहले सफर की सफलता के बाद अगले 2 साल की बुकिंग फुल हो गई थी। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। लग्जरी क्रूज टूरिज्म पहले यूरोप और अमेरिका की जागीरदारी समझी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संस्कृति और पर्यटन के अद्भुत अनुभव का जरिया बनाया। देश ही नहीं, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट बहाल कर पीएम मोदी ने असम, मेघालय और त्रिपुरा को सीधे जल मार्ग से जोड़ा। 31 जुलाई 2015 से पीएम मोदी ने ब्लू इकोनॉमी का महायज्ञ शुरू किया था, जिसे नाम दिया गया सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को आधुनिक और उन्नत किया है। 32,600 करोड़ रुपए की लागत से 100 से ज्यादा बंदरगाह मॉडर्न बनाए गए। ज्यादातर बंदरगाहों को सीधे हाईवे, रेल, जलमार्ग और एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है, जिससे हुए फायदे को ऐसे समझिए कि जहां 2014 में भारत के बंदरगाहों की क्षमता 900 मिलियन टन थी, वो 2023 तक बढ़कर 1600 मिलियन टन से ज्यादा हो गई। प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में भारत वैश्विक सप्लाई चेन हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल जिन मिशन पर जोर है उन्हें भी जान लीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाले गंगा ब्रह्मपुत्र ग्रिड, जलमार्ग से नेपाल और भूटान तक सीधी पहुंच, इलेक्ट्रिक और एलएनजी आधारित ग्रीन शिपिंग को लेकर मोदी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बचत भी करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सड़क के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत 2.5 गुना कम आती है। समय की बचत के साथ इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए भारत को सुपर फास्ट बनाना जरूरी है। बुलेट की रफ्तार से देश जल्द दौड़ने लगेगा। रेलवे और आईआईटी मद्रास हाइपरलूप ट्रैक का टेस्ट कर रहे हैं। देश में जल्द एयर टैक्सी उड़ान भरने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, उसके बनने में ज्यादा देर नहीं है। इसलिए तो पीएम कहते हैं कि जब देशवासी सड़कों पर चलते हैं तो उनका हर कदम देश के विकास की कहानी बताता है। महानगरों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे हों या फिर गांवों तक जाती सड़कें, सब ऑल वेदर हैं, मतलब सभी मौसम में चलने लायक। देश के सभी हाईवे हाईटेक हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है। डिजिटल टोल वसूला जाता है। हाईवे पर रोशनी के लिए सोलर लाइटिंग और सिग्नल के लिए एलईडी का इस्तेमाल होता है। अब ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। ये सभी मानते हैं कि 11 साल में यातायात में क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिसने भारत का आत्मविश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कॉन्फिडेंस को अपना हासिल मानते हैं।